अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीयू रोकी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले उम्मीद है कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 2 की वीडियो देख ली होगी, जिसके अंदर हमने डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन देखा था। उसके अलावा हमने फर्दर एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम देखे थे। उसके अलावा हमने लेवल्स ऑफ डाटा देखे थे और लेक्चर नंबर 2 के लास्ट पर हमने यूज़र्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम देखे थे। तो आज के लेक्चर नंबर 3 में हम देखेंगे डेटाबेस आर्किटेक्चर को, कि डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या है। उसके बाद हम देखेंगे 3 लेवल ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर, और जिनमें से हम 2 को आज डिस्कस करेंगे और जो नेक्स्ट हमारा थर्ड वाला होगा उसको लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेटाबेस आर्किटेक्चर की तरफ। तो हमारे पास आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्किटेक्चर असल में हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी चीज़ का, कि हमने उस चीज़ को किस तरह से बनाना है। तो इसी तरह डेटाबेस आर्किटेक्चर है हमारे पास, जो वो भी एक डाटा का हमारे पास स्ट्रक्चर होगा, कि हमने अगर कोई प्रोग्राम है, कोई सॉफ्टवेयर है, उसको डेवलप करना है, हम उसको किस तरह से डेवलप करेंगे, उसका स्ट्रक्चर होगा ये। उस प्रोग्राम या उस सॉफ्टवेयर के अंदर हम डाटा को किस तरह से सेव करेंगे, उसको किस तरह से क्रिएट करेंगे, उसको किस तरह सेव करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं डेटाबेस आर्किटेक्चर में आती है। तो डेटाबेस आर्किटेक्चर का फ़ायदा इधर इन्होंने लिखा हुआ है कि इसका फ़ायदा ये होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी प्रोग्रामर को आप कह लें, किसी भी डिज़ाइनर को कह लें, कि वो अगर एक बार कोई एक स्ट्रक्चर को डेवलप करके रख लेता है, उसके बाद उसने अगर एक ही तरह के काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम बनाने हैं, सॉफ्टवेयर बनाने हैं, तो उसको बनाने में आसानी पैदा होगी, क्योंकि उसने जो वो तरीका है उसका पहले से डेवलप करके रखा हुआ है। वो बाद में सिर्फ वो डेवलप करेगा सॉफ्टवेयर को और वो सॉफ्टवेयर बना लेगा। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपने। ये सारे पिछले पैराग्राफ में समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है, आप जस्ट इसको रीड करें तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि डेटाबेस स्टैंडर्ड प्रपोज्ड बाय आंसी स्पार्क इन 1975 is being used worldwide and is the only most popular agreed upon standard for database system। यानी कि जो आंसी स्पार्क है वो 1975 से वर्ल्ड वाइड जो डेटाबेस के तौर पर काम करती आ रही है, और ये दुनिया का एक जो है मशहूर सिस्टम है। उसके बाद है जी 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर प्रोवाइड अस अ नंबर ऑफ बेनिफिट। यानी कि अगर हम 3 लेवल्स को यूज़ करें डेटाबेस आर्किटेक्चर के, तो इससे हमें बहुत से फ़ायदे मिलते हैं। उसके बाद है जी द 3 लेवल आर्किटेक्चर अलाउ अस टू सेपरेट द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा फ्रॉम द यूज़र्स व्यू ऑफ डाटा। यानी कि जो 3 लेवल आर्किटेक्चर है ये हमें इस काम में भी सहूलत फराहम करता है कि जो हमारा फिज़िकल रिप्रेजेंटेशन होता है हम उसको, और जो यूज़र व्यू होता है उसको हम अलग अलग कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इन द डेटाबेस सेम डाटा इज स्टोर इन अ स्पेसिफिक फिजिबल फॉर्मेट एंड इज़ अवेलेबल टू डिफरेंट यूज़र इन डिफरेंट फॉर्मेट। यानी कि एक ही किस्म का हमारे पास डाटा है, हम उसको एक ही जगह पर स्टोर करते हैं या डिफरेंट जगह पर भी स्टोर कर सकते हैं। तो जो हम उन डाटा को डिफरेंट फॉर्मेट में हासिल कर सकते हैं या शो करवा सकते हैं। इधर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है डेट ऑफ बर्थ की। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले उन्होंने डेट लिखी हुई है, उसके बाद मंथ लिखा हुआ है, उसके बाद ईयर लिखा हुआ है। इसी तरह उसके बाद जो अगर हमने इसी डाटा को डेट वाले को किसी और फॉर्मेट में शो करवाना हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लाइक मार्च हमने लिख लिया पहले यानी कि मंथ का नाम, फिर हमने डेट लिख ली, फिर उसके बाद हमने ईयर लिख लिया। इसी तरह ये नीचे एक और इसका फॉर्मेट दिया हुआ है जिसमें डेट पहले, फिर मंथ, फिर ईयर। तो इसी तरह एक ही डाटा को हम डिफरेंट फॉर्मेट में शो करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस। ये डायग्राम में हमें जो डेटाबेस आर्किटेक्चर है
उसके जो 3 लेवल हैं उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले हमारे पास है एक्सटर्नल लेवल, जो हमारा टॉप पर होता है। उससे नीचे कॉन्सेप्चुअल लेवल और उससे नीचे हमारा इंटरनल लेवल है। हमारे इंटरनल लेवल और फिज़िकल डाटा ऑर्गेनाइजेशन को बाद औक़ात सेम ही समझा जाता है, लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसके बाद हम चलते हैं आर्किटेक्चर के ऊपर, यानी कि वो इस पैराग्राफ में कह रहा है कि आर्किटेक्चर या स्कीमा भी कहते हैं इसको, यानी कि वो कह रहा है कि हम इसको पहले ही डिफ़ाइन कर चुके हैं। ये डेटाबेस डिज़ाइन, डेटाबेस के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि डाटा की डेफिनेशन को स्टोर करता है, ज़ख़ीरा करता है उनको। ये लिखा हुआ है कि इज़ द रिपोजिटरी यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर यूज इन डेटाबेस, यानी कि जो डेफिनेशन होती है डाटा स्ट्रक्चर की, जो डेटाबेस में यूज़ होती हैं, ये उनको ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो हाईलाइटेड हैं ये मैं आपको करवा रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और बाकी जो मैं नहीं करवा रहा आपको, आप इनको जस्ट रीड कर लेना एक दफ़ा। इसके बाद वो कह रहा है कोर ऑफ डाटाबेस आर्किटेक्चर is the internal level of schema which is discussed a bit before getting into the detail of each level individually, यानी कि वो कह रहा है जो डेटाबेस की कोर है डेटाबेस आर्किटेक्चर की, वो हमारे पास इंटरनल लेवल होता है, इंटरनल लेवल ऑफ स्कीमा। उसके बाद नेक्स्ट है कि इंटरनल स्कीमा और व्यू डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा एंड अदर डाटा रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन द डेटाबेस, यानी कि जो हमारा इंटरनल स्कीमा या फिर इंटरनल व्यू जिसे हम कहते हैं, वो हमारा जो डिफ़ाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ डाटा, यानी कि डाटा के स्ट्रक्चर को वो शो करवाता है हमें, तो उसको डिफ़ाइन करता है। उसके बाद उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि इट डिफाइन दैट फॉर अ स्टूडेंट व्हाट डाटा विल बी स्टोर इन टर्म ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ द स्टूडेंट एंड इट आल्सो डिफाइंस how different values for this attribute will be stored, and it tells that who is allowed to make change to the database and what change he can make etc, यानी कि वो कह रहा है कि अगर कोई भी हमने डाटा स्टोर करना हो तो ये हमें बताता है कि किस एट्रीब्यूट में हमने उसको स्टोर करना है और किस तरह हमने उसको स्टोर करना है, और अगर स्टोर करने के बाद उसके अंदर हमने कोई चेंजिंग करनी है तो किस तरह चेंजिंग करनी है। उसके बाद वो कह रहा है कि दिस डिटेल गिव्स अस द इंटरनल स्कीमा, यानी कि जो हमें ऊपर ये डिटेल पड़ी है, ये हमारा जो डिटेल है ये हमें इंटरनल स्कीमा देता है, जो कि हमारी इंटेंशन कहलाता है। इंटेंशन फॉर अ डेटाबेस इज़ ऑलमोस्ट परमानेंट because while designing a database it is ensured that no information is left behind which is important enough to store in the database, and what information is important to store in the database from the future point of view, यानी कि वो कह रहा है जो हमारी इंटेंशन होती है डेटाबेस में वो एक परमानेंटली यूज़ होने वाला जो है सिस्टम है। तो उसके बाद अगले पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि अगर इंटेंशन को हम डेटाबेस में एक बार डिफ़ाइन कर लें तो फिर इसको चेंज करना मुश्किल है। हो जाता है लेकिन इसको चेंज करना मुश्किल है, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर हमने कोई छोटी सी भी चेंजिंग करनी हो तो उसके लिए हमें एक लार्ज जो है ना, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको छोटी सी चेंजिंग करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन जो हमारी जो होती है वो इंटेंशन पर ही बेस करती है, यानी कि इन एक्सटेंशन ऑफ द डेटाबेस इज़ परफॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ कंप्लीट इंटेंशन, कि जो हमारी इंटेंशन होती है उसके ऊपर ही जो एक्सटेंशन है ये परफॉर्म करती है और ये उसके ऊपर ही बेस करती है। और जो ये हमारी होता है एक्सटेंशन होता है ये एक पॉपुलेशन डेटाबेस होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ चेंज मेड टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ द डेटाबेस आर्किटेक्चर, यानी कि जब हम डेटाबेस
आर्किटेक्चर के डिफरेंट लेवल को हम चेंज करते हैं तो उनके अंदर हमारे पास क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जब हम किसी भी डेटाबेस को चेंज करते हैं, वो कह रहा है कि वी कैन मेक चेंज द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द डेटाबेस बट दिस चेंज नीड वेरी सीरियस कंसिडरेशन। यानी कि हम डाटा को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको चेंज तब ही करना चाहिए जबकि हमारे पास जो उसकी काफ़ी सीरियस कंडीशन हो, यानी कि काफ़ी ज़रूरी हो कि इसको चेंज करना ही करना है। उसके बाद नीचे उन्होंने बताया, एग्जांपल दी हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हम चेंज करें एक्सटेंशन को, डाटा के एक्सटेंशन को चेंज करें तो वो सिर्फ हमारे एक सिंगल रिकॉर्ड के ऊपर इफ़ेक्ट करेगी। और अगर हम इसके अलावा देखें कि इंटरनल लेवल को हम चेंज करें ऑफ डाटाबेस आर्किटेक्चर, तो ये जो इफेक्ट हमारा करेगी ऑल द स्टोर रिकॉर्ड के ऊपर, यानी कि हमारा जो जितना भी डाटा स्टोर होगा, जितने भी रिकॉर्ड स्टोर होंगे, ये सब के ऊपर इफेक्ट करेगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटर्नल व्यू। एक्सटर्नल लेवल, एक्सटर्नल स्कीमा, या फिर हम इसे एक्सटर्नल मॉडल भी कह सकते हैं। तो जो हमारे पास एक्सटर्नल व्यू होता है, ये हमारे पास इस चीज़ को शो करता है कि किस फॉर्मेट में हमने यूज़र को जो डाटा वो शो करवाना है, यानी कि यूज़र को किस फॉर्मेट में डाटा नज़र आएगा। उसके बाद उन्होंने ये बताया होगा कि एज इट इज़ नाउन दैट द डेटाबेस यूज़र आर क्लासिफाइड ऑन 2 ग्राउंड्स, कि जो डेटाबेस यूज़र है वो 2 टाइप में जो है क्लासिफाइड किए गए हैं। एक है सेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है नेचर ऑफ द जॉब ऑफ यूज़र। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटर्नल लेवल ऑफ द डेटाबेस माइट कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ यूज़र व्यूज़, यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल लेवल होता है डेटाबेस का, इसके पास ये बहुत से डाटा यूज़र को, यानी कि व्यू को रखता है अपने पास। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटर्नल व्यू आर आल्सो हेल्पफुल व्हेन वी वांट टू डिस्प्ले द डाटा विच इज़ नॉट प्लेस इन द डेटाबेस और नॉट स्टोर एट ऑल, यानी कि हम एक्सटर्नल व्यू के अंदर, एक्सटर्नल व्यू हमारे लिए तब भी हेल्पफुल होता है जब हमने कोई डाटा को स्टोर करवाना हो और वो डाटा जो हमारा, हमने जो डाटा डिस्प्ले करवाना है, तो जो डाटा हमने डिस्प्ले करवाना हो वो हमारा डाटाबेस के अंदर स्टोर ना भी हो तो फिर भी ये हमारी हेल्प करता है। एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि कस्टमर की दी हुई है फ़ोन नंबर स्टोर इन डाटाबेस, यानी कि अगर हम डेटाबेस में अपने फ़ोन नंबर सेव करते हैं तो अगर हमें हमारे पास उसका कोई कोड वगैरह नहीं भी होता तो हम फिर भी उस कंट्री का, उस सिटी का, उस एरिया का कोड सेट करके तो हम उसको यानी कि निकाल सकते हैं उस कोड को, उस कस्टमर को, उस नंबर को। तो उसके बाद उन्होंने एक और एग्जांपल दी गई है जो कि स्टूडेंट इनरोलमेंट के बारे में दी गई है, तो ये भी सेम चीज़ है। तो नेक्स्ट ये सारा पैराग्राफ आप रीड कर लेना, इसमें समझाने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट हमें ये एक फिगर दी गई है जिसके अंदर लिखा है कि मैपिंग बिटवीन एक्सटर्नल लेयर एंड लोअर लेयर, यानी कि एक ही किस्म का हमारे पास डाटा स्टोर है। ये हमारे पास डिफरेंट व्यूज़ हैं, यूज़र्स हैं। एक का नाम सलीम है, एक है सलीमा। तो सलीमा जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा को देख रही है, फैच कर रही है, और जो सलीम है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख रहा है। तो ऊपर ये पैराग्राफ में भी ये लिखा हुआ है कि वी कैन सी दैट द सेम डाटा रिकॉर्ड इज़ डिस्प्लेड इन 2 एंटायरली डिफरेंट वेज, यानी कि एक ही किस्म का डाटा है और 2 मुख्तलिफ़ किस्मों में उसको हम शो करवा सकते हैं, या फिर उसको 2 अलग यूज़र हैं वो अलग अलग देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल व्यूज़, यानी कि कॉन्सेप्चुअल और जो लॉजिकल व्यू हमारा होता है ये डेटाबेस आर्किटेक्चर की डेफिनेशन होता है। इधर लिखा भी हुआ है कि डेटाबेस आर्किटेक्चर विच कंटेन द डेफिनेशन ऑफ ऑल द डाटा टू बी स्टोर इन द डेटाबेस, यानी कि जो हमारा कॉन्सेप्चुअल व्यू होता है ये डाटा की डेफिनेशन होता है कि डाटा हमें किस फॉर्मेट में स्टोर करना है, तो ये हमें उस तरीके में, उस बारे में हमें गाइड करता है। उसके बाद है कि कॉन्सेप्चुअल व्यू जो हमारा होता है, कि जो हमारा कॉन्सेप्चुअल व्यू है वो डाटा की फुल डिस्क्रिप्शन होती है और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फुल डाटा स्टोर करता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड, इट इज़ नोन एज कम्युनिटी व्यू ऑफ डाटाबेस,
तो ये डाटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कंप्लीट डाटा को स्टोर करता है, इसलिए ये कम्युनिटी व्यू ऑफ डाटाबेस कहलाता है। उसके बाद हमारे पास इन्होंने इधर एक एग्जांपल दी हुई है कि जो हमारा कंसेप्चुअल व्यू होता है उसकी एग्जांपल है ये वाली, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ कस्टमर ऑफ अ कंपनी। यानी कि कंसेप्चुअल व्यू जो डाटा की फुल डिस्क्रिप्शन होता है, इस एग्जांपल से हम उसको समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। यानी कि उन्होंने ये कहा हुआ है कि जो हमारा कंसेप्चुअल स्कीमा होता है उसके पास डिटेल होती है प्रोडक्ट की, कंपनी की जो प्रोडक्ट है, उसके बाद उसकी डिटेलिंग स्टोर ऑफ द कंपनी, प्रोडक्ट प्रेजेंट इन स्टॉक, यानी कि जो स्टॉक उनके पास पड़ा हुआ है कंपनी के पास उसकी डिटेल होती है। उसके बाद जो प्रोडक्ट विच आर रेडी टू बी डिलीवर्ड, यानी कि जो प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए रेडी हैं। उसके बाद इसके सेल्स पर्सन ऑफ द कंपनी, मैनेजर ऑफ द कंपनी, ये सारा जो डाटा है ये किसके अंदर स्टोर होता है, कंसेप्चुअल व्यू के अंदर। उसके बाद ये सारा पैराग्राफ रीड करने वाला है, आप रीड कर लेना। उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट है लाइंस के जो कंसेप्चुअल स्कीमा होता है, ये जो हमारा जो जिम्मेदार होता है ऑथराइजेशन का और ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन का, यानी कि किस पीपल को इसने, किस यूज़र को डाटा देना है, किसको इसने अलाउ करना है, कि कौन इसके अंदर चेंजिंग कर सकता है। तो ये भी जो हमारा काम है ये भी कंसेप्चुअल व्यू के अंदर होता है। तो बस इसके अलावा इस सारा टॉपिक एक दफ़ा पैराग्राफ रीड कर लेना। नेक्स्ट ये हमारे पास वो पिछली डायग्राम की तरह डायग्राम दी गई है कि दो हमारे पास यूज़र्स हैं, तो दोनों जो हैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा को फैच कर रहे हैं। तो उसके बाद आज का हमारा लेक्चर नंबर जो 3 है यहाँ तक ही था। तो इसके बाद हम लेक्चर नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।